हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A to Z नॉलेज क्लासेस। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन्हीं दो के प्रमुख कार्य बताएं। इस तरह से दिया हुआ देखिए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गुणसूत्र, गोल्जी उपकरण, रसधानी, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम। इसमें से किन्हीं दो का आपको कार्य लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले इसमें से हम राइबोसोम का कार्य लिख देते हैं। देखिए, राइबोसोम के कार्य लिखेंगे, राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चलिए दूसरा लिख देंगे कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य लिखना है। देखिए, इसमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। फिर दूसरा लिखना है, माइटोकॉन्ड्रिया का है, यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है। कोशिका नए यौगिक के निर्माण के समय एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। एक और लिख देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अविकसित कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। चलिए देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है। यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, एक तरफ पादप कोशिका और एक तरफ जंतु कोशिका। और पादप तरफ लिखेंगे, पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। और जंतु कोशिका तरफ लिखेंगे, जंतु कोशिका छोटी होती है। फिर देखिए, पादप कोशिका तरफ लिखना है कि पादप कोशिका का आकार नियमित होता है। और जंतु कोशिका तरफ लिखेंगे कि जंतु कोशिका का आकार अनियमित होता है। चलिए और लिखेंगे इस तरफ पादप कोशिका तरफ कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और जंतु कोशिका तरफ लिखेंगे, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका तरफ लिखेंगे कि पादप कोशिका में लवक उपस्थित होता है। और जंतु कोशिका तरफ लिखेंगे कि जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है। एक और लिख देंगे, पादप कोशिका में तारकाय या सेंट्रोसोम उपस्थित रहते हैं। और जंतु कोशिका तरफ लिखेंगे, जंतु कोशिका में तारक काय या सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यदि गोल्जी उपकरण न हो तो अंतःप्रद्रवी जालिका में बने पदार्थों का कोशिका के अंदर वह विभिन्न भागों में स्थानांतरण बंद हो जाएगा। लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा। इससे बहुत से पाचक एंजाइम व हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, जिससे कोशिका से विशिष्ट पदार्थों का निष्कासन नहीं होगा। इन सब से कोशिका का जीवन कम हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम होते हैं जो भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो एटीपी के रूप में एकत्र होती है। यह ऊर्जा बहुत से जैविक प्रक्रियाओं में काम आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कुछ एकोशिकीय जंतुओं जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग बनाता है कि अपने बाहरी वातावरण से ये भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण कर सकती है। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली
इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लवक कितने प्रकार के होते हैं एवं इनके क्या कार्य है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि लवक 3 प्रकार के होते हैं एवं इसके कार्य निम्नलिखित हैं। पहला ल्यूकोप्लास्ट, मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और खाद्य संचय का कार्य करते हैं। इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। चलिए दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। लिखेंगे कि क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। चलिए एक और देखिए, क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है एवं भोजन संश्लेषण में सहायक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र का क्या कार्य है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, केंद्रक झिल्ली के द्वारा RNA एवं प्रोटीन के अणु केंद्रक में कोशिका द्रव से ही होकर अभिगमन करते हैं। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन के जीन को आनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, ये जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं, अतः DNA को आनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि विसरण तथा प्रसरण में क्या अंतर है। इसका उत्तर लिखेंगे कि गैस, द्रव तथा विलेय के अणुओं की उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं तथा जल या विलायक का अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को प्रसरण कहते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों में पदार्थों की परिवहन की क्या आवश्यकता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पदार्थों के परिवहन में कोशिका में मौजूद कोशिका झिल्ली मुख्य भूमिका निभाती है। जीवों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, जबकि पौधे अपने मूल रोम से जल का अवशोषण प्रसरण द्वारा करते हैं। अतः जीवों में पदार्थों के परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कि क्रोमोसोम तथा क्रोमैटिड में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, एक क्रोमोसोम में DNA की सबसे घनीभूत संरचना होती है, जबकि एक क्रोमैटिड में DNA की अपरिवर्तित संघनित संरचना होती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक कोशिका के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें DNA व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रक होते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि वायरस में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा है। वायरस में किसी प्रकार का झिल्ली नहीं होती है, इसके चलते सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका तथा खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका चिकनी होती है, जबकि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका खुरदरी होती है।